हेलो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट चैप्टर हम बायो का शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट, चलिए देखिए यहाँ पे, तो आवर एनवायरनमेंट में हमारे पास हमें एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट को हम डिफाइन करते हैं कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। एनवायरनमेंट मीन्स, एनवायरनमेंट में क्या है हमारे पास, एवरीथिंग सराउंड अस, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं, आवर एनवायरनमेंट। एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग सराउंडिंग अस या अराउंड अस, एवरीथिंग अराउंड अस टुगेदर फॉर्म आवर एनवायरनमेंट। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब मिल करके हमारा क्या बनाती हैं, वो सब मिल करके हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। अब ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में जितनी सारी भी चीजें होती हैं, जैसे हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उनको पहले हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एनवायरनमेंट में हमारे पास लिविंग कंपोनेंट्स हैं एंड वी हैव नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑल्सो। अब देखिए, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट में दोनों में डिफरेंस हमारे पास क्या है। लिविंग कंपोनेंट वी नो दैट जितने भी लिविंग थिंग्स हैं दे टुगेदर फॉर्म द लिविंग कंपोनेंट, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं दे टुगेदर फॉर्म द नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग थिंग्स में आपस में कुछ सर्टेन इंटरेक्शंस होती है। जितने भी लिविंग थिंग्स है आपस में उनके पास कुछ सर्टेन इंटरेक्शंस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो वी आर द ह्यूमन बींग्स और हमें काफ़ी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे अब हमें मान लो कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ से आता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो एनवायरनमेंट में जा रहा है, फिर उससे हम ले रहे हैं। अगेन हमारे पास हमें फूड की रिक्वायरमेंट है, ये फूड हम कहाँ से लेते हैं, ग्रीन प्लांट से लेते हैं। तो एक इंटरेक्शन डेवलप हुआ। इन टर्न ग्रीन प्लांट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो ऑक्सीजन हम फिर कहाँ से वो लेते हैं, हम देते हैं उन्हें ऑक्सीजन। तो एक इंटरेक्शन डेवलप हुआ। इसके अलावा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में भी एक इंटरेक्शन डेवलप होता है। जैसे ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल की रिक्वायरमेंट है। सॉइल कौन प्रोवाइड करेगा, नॉन लिविंग कंपोनेंट आपको करेगा, प्रोवाइड करेगा। एयर कौन प्रोवाइड करेगा, नॉन लिविंग कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा। हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, वाटर कौन प्रोवाइड करेगा, नॉन लिविंग कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा। तो एक एनवायरनमेंट के जितने सारे फैक्टर्स हैं उनमें आपस में इंटरेक्शन डेवलप होता है एंड दिस इंटरेक्शन फॉर्म अ स्टेबल सिस्टम दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो एनवायरनमेंट में इंटरेक्शंस की वजह से हमारे पास एक स्टेबल सिस्टम बनता है एंड दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को हम डिफाइन करते हैं पहले। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो वर्ड जो है दैट वाज गिवन बाय E.G. टांसले इन 1935। द टर्म गिवन बाय E.G. टांसले इन 1935। अब देखिए इकोसिस्टम को हम डिफाइन करते हैं। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग component form a stable system called ecosystem। क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो, और साथ के साथ जो नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ उनकी जो इंटरेक्शन हो रही है, इससे हमारे पास एक स्टेबल सिस्टम बना एंड दिस स्टेबल सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखिए, तो इकोसिस्टम की अगर हम टाइप्स की बात करें, हमारे पास इकोसिस्टम में कितने तरह के हमारे पास इकोसिस्टम हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली वी हैव टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज मैन मेड इकोसिस्टम एंड द नेचुरल इकोसिस्टम। तो देखिए हमारे पास इकोसिस्टम के टाइप की हम बात करें, इकोसिस्टम, टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से, मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक। आप इसको मैन मेड बोल सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। मैन मेड, एंथ्रोपोजेनिक, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और दूसरा क्या है हमारे पास, नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम,
और इन दोनों ही तरह के इकोसिस्टम को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, दोनों को हम डिवाइड करेंगे, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। यहां भी आप उसको डिवाइड करेंगे एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। अगर पानी में है तो एक्वेटिक, जमीन पे है तो टेरेस्ट्रियल। ठीक है। अब देखिए जैसे इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो जैसे अगर आपको नेचुरल इकोसिस्टम की हम बात करें तो नेचुरल इकोसिस्टम में एक्वेटिक को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? फ्रेश वाटर, ऑब्वियसली फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो डिफरेंट होते हैं और मरीन वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे वो आपको डिफरेंट होंगे। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड देन वी हैव मरीन इकोसिस्टम। और टेरेस्ट्रियल में फिर क्या हो जाएगा? टेरेस्ट्रियल में आपको ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ये सारे आपको अलग अलग तरह के इकोसिस्टम हो जाएंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट में भी डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ये सारे हो गए इसके एग्जांपल्स में। मैन मेड की हम बात करें तो एक्वेटिक में जैसे क्या हो गया? एक्वेटिक में जैसे आपने एग्जांपल ले लिया एक्वेरियम, आपने एक्वेरियम में फिशेस पाली हुई हैं। टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल हम ले सकते हैं क्रॉप फील्ड, ऑर्चर्ड, क्रॉप फील्ड। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैन मेड और इसमें दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगी? जो हमारे पास जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें एवरीथिंग इज नेचुरल, आपको उसको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं लैंड का, टेरेस्ट्रियल का। हमारे पास क्रॉप फील्ड है, नो डाउट क्रॉप फील्ड में हम प्लांट ग्रो कर रहे हैं, प्लांट आर द नेचुरल थिंग, प्लांट को हम आर्टिफिशियली हम तो प्रोड्यूस कर नहीं रहे, सीड से ग्रो हो रहे हैं। बट आपने एक पर्टिकुलर एक मतलब क्रॉप आप उसको ग्रो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में। मान लीजिए हमारे पास पैडी के फील्ड है, पैडी इंप्लाइज चावल के हमारे पास खेत हैं, आपने सीड्स डालें। अब आपको उसकी मेंटेनेंस पे ध्यान देना होगा, आपको उसके टाइम टू टाइम इरिगेशन करनी पड़ेगी, आपको पानी देना पड़ेगा, आपको उसमें फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स वगैरह यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली इट इज द मैन मेड, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस है। लेकिन वही हम फॉरेस्ट की बात करते हैं। फॉरेस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ लार्ज एरिया वेयर प्लांट्स ग्रो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, जहां पे प्लांट्स विदाउट किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के ग्रो कर रहे हैं। समटाइम आपने देखा होगा आपके घर के आसपास कोई एक पीस ऑफ लैंड है और ऐसे ही वो बैरन पड़ा हुआ है, बट वो हमेशा ऐसे नहीं रहता। आफ्टर सम टाइम बरसात का टाइम आएगा, उसमें डिफरेंट तरह के प्लांट ग्रो करने लगते हैं। और इवन अगर वो फिर से अपने आप को मेंटेन भी रखते हैं, आप उसको लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो डिफरेंट तरह के ट्रीज वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। वहाँ पे आपको अलग से फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? जैसे प्लांट के जो पत्ते हैं वो आपको सड़गल के नीचे गिरते हैं, टूट के नीचे गिरते हैं, नीचे जो डेकम्पोजर्स हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह उनको डेकम्पोज करते हैं, उससे क्या होता है न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिक्स होते हैं, उस न्यूट्रिएंट को प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। रेनिंग हो रही है, रेन वाटर से इरिगेशन की फैसिलिटी पूरी हो रही है, तो आपको उसमें किसी तरह के मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यही काम हम जब मतलब पार्क हम जब बनाते हैं, डिफरेंट तरह के हम पेड़ पौधे वहाँ पर लगाते हैं, आपको वहाँ पे मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो दैट इज मैन मेड। क्रॉप फील्ड है, ये आपको मैन मेड हो गया। एक्वेटिक, फ्रेश वाटर, मरीन, एक आपको मतलब पॉन्ड है, नेचुरल तरीके से वहाँ पे मछलियाँ ग्रो कर रही हैं। लेकिन वही आप जब एक्वेरियम में आप जब फिशेस पालते हैं, दैट इज द मैन मेड। वहाँ पे आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है। आपने अगर उसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ दिया, पानी गंदा हो जाएगा, पानी फिर आपको टॉक्सिक होना शुरू हो जाएगा, फिशेस की डेथ होनी शुरू हो जाएगी। ठंड के टाइम में आपको उसको पानी को गर्म रखने के लिए उसमें कुछ हीटर वगैरह इस तरह के इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे। आपको ऑक्सीजन पंप लगाना पड़ता है ताकि डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी वाटर में पूरी हो। तो आपको पूरे ढंग से मेंटेन करना पड़ता है। आपने जहाँ ही मेंटेनेंस छोड़ दी, फिशेज की डेथ होनी शुरू हो जाएगी, आपका एक्वेरियम खत्म हो गया। लेकिन वही अगर पॉन्ड में फिशेज है तो वहाँ पे किसी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे हर चीज़ क्या है आपको नेचुरल तरीके से हो रही है। तो ये डिफरेंस हो गया हमारे पास मैन मेड में और नेचुरल इकोसिस्टम में। अब देखिए मैन मेड हो या फिर नेचुरल इकोसिस्टम हो, हमारे पास इकोसिस्टम में मैंने क्या बोला कि दो तरह के कॉम्पोनेंट होते हैं। वी हैव बायोटिक कॉम्पोनेंट एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट। तो दोनों की हम बात करते हैं, बायोटिक और अबायोटिक कॉम्पोनेंट में। कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, components of ecosystem।
देखिए हमारे पास कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में हमारे पास क्या है, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट यानी नॉन लिविंग एंड बायोटिक। अबायोटिक कंपोनेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वी हैव क्लाइमेटिक फैक्टर्स, वी हैव इडाफिक, टोपोग्राफिक ले लेते हैं पहले हम, टोपोग्राफिक एंड इडाफिक। और बायोटिक फैक्टर्स में हमारे पास क्या होंगे, बायोटिक फैक्टर्स में है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। बायोटिक फैक्टर्स में हमारे पास 3 होंगे, कौन कौन से, वी हैव प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज ग्रीन प्लांट्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ओके, कंज्यूमर्स को फिर से हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कंज्यूमर्स हमारे पास हैं, दे मे बी हर्बीवोर्स जो सीधा प्लांट को खा रहे हैं, हर्बीवोर्स, मे बी कार्निवोर्स जो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, कार्निवोर्स, देन दे मे बी ऑमनीवोर्स जो कुछ भी खा लेते हैं, कुत्ते बिल्ली इस तरह के हैं, ऑमनीवोर्स, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो omnivores and parasites also, नीचे लिख दे रहा हूँ parasites। पैरासाइट्स, ठीक है। अब चलिए देखिए हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स की, हम इसमें अलग अलग फैक्टर्स की हम बात करते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे आपको टेम्परेचर कितना है, ऑब्वियसली टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली प्लांट्स और एनिमल्स उस पर डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कैसी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड स्पीड कैसी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, दैट इज क्लाइमेटिक फैक्टर। टोपोग्राफिक फैक्टर का मतलब रिलेटेड विद द फिजिकल फीचर ऑफ, फिजिकल फीचर्स, टोपोग्राफिक मतलब फिजिकल फीचर, फिजिकल फीचर, फिजिकल फीचर ऑफ लैंड, जिस जमीन पे, उस एरिया में उस जमीन की फिजिकल फीचर क्या है, फिजिकल फीचर्स जैसे आपको हो गया कि क्या है, वो स्लोप है, माउंटेन है, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली वेजिटेशन अलग अलग हो जाएगी, माउंटेन है, फील्ड है, किस टंग की स्लोप है, माउंटेन है बड़े बड़े या बिल्कुल समतल ज़मीन है, दैट इज़ टोपोग्राफिक फैक्टर। इडाफिक फैक्टर मतलब रिलेटेड विद सॉइल, ये क्या होगा, सॉइल, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल की टाइप्स कैसी है, ठीक है, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कैसी है, तो डिफरेंट जो चीज़ें होंगी आपको सॉइल में, दैट इज़ इडाफिक फैक्टर। और ये सारी चीज़ें वहाँ के वेजिटेशंस को, वहाँ पे मिलने वाले प्लांट्स और एनिमल को डिसाइड करेंगे। ऑब्वियसली अगर हम सॉइल की बात करें तो हर तरह के सॉइल में हर तरह के प्लांट नहीं ग्रो कर सकते, और जिस तरह के प्लांट वहाँ पे होंगे उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे फिर बाकी के लिविंग थिंग ग्रो करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं, जो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं। फिर हमारे पास बायोटिक फैक्टर में प्रोड्यूसर्स, इनको जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन डायरेक्टली ट्रैप द सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी को डायरेक्टली ट्रैप करके उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उसी पे बाकी के सारे लिविंग थिंग डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर जो कि इन पर डिपेंड करते हैं। कंज्यूमर को फिर हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, पैरासाइट्स। हर्बीवोर्स जो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, कार्निवोर्स जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं, ओमनीवोर्स जो प्लांट और एनिमल कुछ भी खा लेते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, पैरासाइट जो किसी दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर या बाहर रह रहे हैं। ऑब्वियसली ये भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो आप इकोसिस्टम के बारे में सोच भी नहीं सकते। आफ्टर द डेथ ऑफ द लिविंग थिंग हम सबकी बॉडी के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स मतलब ट्रैप्ड है। ये न्यूट्रिएंट अगर हमेशा की तरह मतलब ट्रैप्ड रहें तो अर्थ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज सेड डेथ इज द बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ। आफ्टर द डेथ ऑफ द लिविंग थिंग हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट जो आपको ट्रैप्ड हैं उसको जो डेकम्पोजर्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करके सॉइल का पार्ट को सॉइल को, एयर का एयर में, इस तरह से उसको रिटर्न कर दिया जाता है। जैसे एनिमल्स की डेथ होती है, प्लांट की डेथ होती है, उनकी बॉडी कैसे ही पड़ी रहती है, नहीं, वो डेकम्पोज होकर के मिट्टी में मिल जाती है। तो ये काम किसके थ्रू किया जाता है, डेकम्पोजर्स के थ्रू। तो डेकम्पोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये अर्थ को रहने के लायक बनाते हैं, अगर आपको डेकम्पोजर्स नहीं हो तो केवल अर्थ पे डेड बॉडीज नजर आएंगी एनिमल्स की, प्लांट्स की, बाकियों की जो लिविंग है उनके रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
तो ये उसको क्लीन कर रहे हैं और साथ के साथ जो बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट जो आपको ट्रैप्ड हैं उसको वापस न्यूट्रिएंट पुल में ये रिटर्न कर देते हैं। तो ये इनके कंपोनेंट हो गए। इसके आगे अभी किस तरह से इनमें इंटरेक्शंस होती है, इसमें क्या क्या आगे की जो चीज़ें हैं वो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।